हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं क्लास 11 से केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का थर्ड वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम समझेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। जी हाँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि रदरफोर्ड मॉडल में he could not explain the dual nature of spectrum, है कि नहीं। उन्होंने स्पेक्ट्रम के ड्यूअल नेचर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ड्यूअल नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनका मॉडल हो गया था फेल। इससे पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया एटॉमिक बोर मॉडल के बारे में, बोर मॉडल का जो बोर मॉडल ऑफ एटम था, वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर को देख लेंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो इस लेक्चर में हमको पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाँ जी, जैसे ही आपको नाम समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है स्पेक्ट्रम, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाती होगी कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर, है कि नहीं। उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी तरीके से एटम भी स्पेक्ट्रम बनाता है। इस चीज को जानने के लिए नील बोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब में क्या किया, गैस भर दिया। इस ट्यूब में क्या किए, गैस भर दिए। ठीक है, गैस भरने के बाद क्या किया इन्होंने, इसको हीट किया। क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद व्हाट ही ऑब्जर्व कि इसमें से रेज निकल रही थी, इसमें से कुछ वेव निकल रहे थे, कुछ पार्टिकुलर वेव निकल रहे थे। कैसे पार्टिकुलर वेव निकल रहे थे। यहाँ पे पार्टिकुलर वेव लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझाते हैं अभी हम। पार्टिकुलर वेव का मतलब हम जानते हैं कि रेज में 7 डिफरेंट कलर होते हैं। कौन कौन से, विबग्यो, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लो अगर ये रेड है, ऑरेंज आ रहा है, येलो आ रहा है, मान लेते हैं ब्लू भी आ रहा है, बाकी 3 रेज गायब थी। ये मान लेते हैं कि चलो 2 ही दिख रहा था और बाकी की बाकी रेज क्या थी, गायब थी। सारी की सारी रेज नहीं दिख रही थी, सारे के सारे वेव नहीं दिख रहे थे। इसी चीज को जानने के लिए बोर ने अपना ये पूरा का पूरा मॉडल तैयार किया। बोर ने अपना ये पूरा मॉडल तैयार किया। चूंकि यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर वेव भी दिख रहे थे, सारे के सारे वेव नहीं दिख रहे थे, इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम उन्होंने दे दिया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कह सकते हैं और वी कैन से लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए, स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होते हैं जिसमें सारे के सारे कलर दिखते हैं, बट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम वो होते हैं जिसमें सारे के सारे कलर नहीं दिखते, उसके कुछ पार्टिकुलर वेव भी दिखते हैं। अब इस बात को देखिए, इसको इसी चीज को हम एक चीज और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, जब किसी एटम को हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हीट होंगे कि नहीं। वो इलेक्ट्रॉन हीट होंगे तो वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो क्या करेंगे, दूसरे एनर्जी लेवल में भागने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है। मान लेते हैं ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। अगर आपने मेरी पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मैंने सारे के सारे एनर्जी लेवल लिख रखे थे। -13.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला एनर्जी लेवल का है -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब हीट किया जा रहा है इस एटम को, तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी हीट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको उस हीट एनर्जी को एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, अगले एनर्जी लेवल में कूद करके चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन्स इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन्स इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन ही क्या भाई, दुनिया में जितने भी चीजें वो सब क्या चाहेंगे कि हम अपनी लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहें। कैसे, अगर आपको कह दिया जाए बिल्डिंग के टॉप पे जाकर के बिल्कुल पीक पे खड़े हो जाओ, आपको बहुत डर लगेगा। अब
बोला जाए चलो यही खड़े रहो तो आपको डर नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि वहां पे टॉप पे एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या, दुनिया में हर एक चीज क्या चाहती है कि अपने लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे रहे। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहता है यहाँ पे कि वो अपने लोवेस्ट एनर्जी पे रहे। तो फिर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया था एनर्जी गेन करने के बाद, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्राइज टू रिमेन इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल क्या है, -13.6। ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, मतलब जैसे हम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाते हैं एनर्जी लेवल क्या होती है, बढ़ती है। न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो एनर्जी लेवल क्या होती है, घटती है। तो अब इलेक्ट्रॉन को हीट करने पे वो एनर्जी गेन करके नेक्स्ट लेवल पे चला गया, लेकिन वो पिछले लेवल पे आना चाहता है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक होगा, when electron return back from the next higher energy level to the lowest higher energy level, तो उसने जो एनर्जी गेन करी थी that energy must be emitted, वो हटानी पड़ेगी उसको, वो एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो एनर्जी क्या करता है यहाँ पे, वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो जो एनर्जी करेगा, एमिट करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, या फिर उसी को हम रेडिएशन भी बोलते हैं। तो ये सारी कहानी हुई थी किसमें, स्पेक्ट्रम में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में इतनी सारी चीजें बताई गई थी। ओके, तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम jump from n is equal to 2 to n is equal to 1, then find energy and wavelength, energy and wavelength। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको समझते हैं पहले एक डायग्राम बना करके। ये क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड एनर्जी लेवल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट हैपेंड, एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन electron of hydrogen atom jump from n is equal to 2 to n is equal to 1, then find the energy and wavelength। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मान लीजिए ये क्या n1 है, ये क्या n2 है, ये क्या है n3 है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन n2 से कहाँ आ रहा है, n1 पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n2 टू n1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी गेन करी थी, जो क्या किया था, 1 से n2 पे चला गया था। अब क्या करना है कि वो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, तो वो उस एनर्जी को एमिट करेगा। उस एनर्जी को कैसे एमिट करता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है। तो इस कंडीशन में हमको एनर्जी बताना है। क्या बताना है, एनर्जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एनर्जी होगी वेव की जो एनर्जी होगी, दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। क्या, दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। मतलब n2 का जो एनर्जी लेवल है, n1 का जो एनर्जी लेवल है, इन दोनों लेवल को हम अगर माइनस कर देंगे तो दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द वेव। तो इसको हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1। और आपको पता होगा E2 की एनर्जी लेवल कितनी है, कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ये देखिए आपका क्या है, माइनस में है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इतनी एनर्जी क्या होगी वहां से निकलेगी, इतनी एनर्जी क्या करेगा, वो रेडिएट होगी, इतनी एनर्जी जो है रेडिएट होगी। ये तो हमने एनर्जी फाइंड आउट कर ली, जो वेव निकल रही, जो रेडिएशन निकल रहा है उसका एनर्जी 10.2 रहेगा। अब हम बात करें उसकी वेवलेंथ की।
तो देखो दोस्तों, जब कोई भी वेव इस तरीके से निकलती है, जब कोई भी वेव निकलती है तो उस वेव की जो एनर्जी होती है वो होती है hc अपॉन लेमडा। जी इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। और ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी है आपकी वेव की। ये एनर्जी किसकी है? वेव की। तो यहाँ पे देखिए h की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, e की वैल्यू 10.2 इज इक्वल टू h इंटू सी अपॉन लेमडा। h और c क्या है? ये कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इसकी वैल्यूज रखते हैं तो ये किस में रखेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे। h की वैल्यू मैंने बताया था 6.636 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लेमडा। तो ये देखो यहाँ पे आपको h और c की वैल्यू ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, उससे आपको h और c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। h एक कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इधर आप करेंगे तो जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन और जूल ये सब जो है बहुत ही कन्वर्जन हो जाएगा लंबा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय लेमडा। क्या लिखा मैंने? 12375 डिवाइडेड बाय लेमडा। अब ये 12375 किसकी वैल्यू आई है? h इंटू सी की वैल्यू आई है। तो देन लेमडा वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 12375 डिवाइडेड बाय 10.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। इस तरीके से हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सिंपल, जब एनर्जी लेवल दिया हुआ है तो हमने इस तरीके से कर लिया। अगर मान लेते एनर्जी लेवल ना दिया हो, एनर्जी लेवल ना दिया हो, इन दैट कंडीशन हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी एंड ऑल, उसके लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम फाइंड करेंगे स्पेक्ट्रम की जो है फॉर्मूला जो है वो स्पेक्ट्रम का वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। उसके लिए आप ध्यान से देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? सेम वही कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो ये जो है ये n1 है, ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। तो 2 से 1 पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में एनर्जी क्या होती है? चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1। और जब हम एनर्जी पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी जब हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक चीज ये देखा था कि दिस विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड क्या था? एटॉमिक नंबर था। एन क्या था? नंबर ऑफ सेल था। इसी तरीके से माइनस इसका भी सेम -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये डेल्टा ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी किसकी है? वेव की, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? hc अपॉन लेमडा से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करें? ये n1 है, n2 है और ये आपका n1 है। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके हो गया +13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। इसको इधर लिख ले, इसको इधर लिख ले, तो हमारे पास वैल्यू आएगी hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ये 13.6 जेड स्क्वायर वी कैन टेक एज कॉमन। जब हम कॉमन ले लेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, तो हमारे पास बचे क्या क्या? 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हमारा धीरे धीरे
स्पेक्ट्रम फार्मूला बनने जा रहा है। अब देखो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पे राइट हैंड साइड पे hc से मल्टीप्लाई करेंगे और hc से डिवाइड करेंगे। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय hc इन राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा ये hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 13.6 hc इंटू hc अपॉन hc इंटू 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखो इस hc से ये hc कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास डायरेक्ट लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 13.6 अपॉन hc z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द फार्मूला। अब हम बिल्कुल फार्मूले के बहुत ही क्लोज हैं। यहां से आते हैं, यहां पे देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 13.6 अपॉन h, वो क्या है 13.6 एक कांस्टेंट है, h भी क्या है कांस्टेंट है, c भी क्या है कांस्टेंट है। तो इस सब को हम एक कांस्टेंट टर्म दे दें जी, इसको हम एक कांस्टेंट टर्म दे देंगे तो 1 अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू rz स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस विल बी द स्पेक्ट्रम फार्मूला। ये हमारा स्पेक्ट्रम फार्मूला आ गया। मैं चाहता तो शॉर्ट टर्म भी बता सकता था, लेकिन आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये आपका स्पेक्ट्रम फार्मूला हो गया वेयर r इज इक्वल टू 13.6 अपॉन hc और r को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस r की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस r की वैल्यू कुछ होती है, उसको याद करने की जरूरत नहीं। मैं इसका छोटा सा फॉर्म बताऊंगा जिससे आप क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। अब देखिए, उन्होंने ये देखा कि जो ये एनर्जी वेव जो निकल रही है वो एक बैंड बना रही है। बैंड बनाने का मतलब समझते हैं यहाँ पे, जैसे एक एनर्जी लेवल, दूसरी एनर्जी लेवल, तीसरी एनर्जी लेवल, चौथी एनर्जी लेवल, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल, सिक्स्थ एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए क्या, फर्स्ट एनर्जी लेवल माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड एनर्जी लेवल माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड एनर्जी लेवल माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ एनर्जी लेवल माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। और आप जानते हैं कि ऊपर इस तरीके से जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। क्या होगी? एनर्जी इंक्रीज होती है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं ये क्या है, n1 n2 n3 n4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सेकेंड से फर्स्ट पे आएगा, सेकेंड से फर्स्ट पे आएगा, या फिर थर्ड से फर्स्ट पे आएगा, थर्ड से सेकेंड भी आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा, फिफ्थ से फर्स्ट पे आएगा। तो ये कहा गया कि जब कभी भी किसी भी एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है तो उसको नाम दे दिया गया लाइमन वेव। क्या नाम दे दिया गया? लाइमन वेव। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आया, चाहे किसी भी एनर्जी लेवल से, उसका नाम दे दिया गया लाइमन वेव। ये लाइमन वेव क्यों दिया गया? क्योंकि इसको डिस्कवरी किया था लाइमन साइंटिस्ट ने, इसका नाम दे दिया गया लाइमन। इसी तरीके से बाकी जितनी भी है उसको क्या बोल दिए, लाइमन सीरीज बोल दिए। 2 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, इसको क्या बोल दिया गया, लाइमन सीरीज बोल दिया गया। चलिए यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट करते हैं। क्या चीज? कैलकुलेट लेमडा when electron of each atom d excites, d excites का मतलब n इक्वल टू 2 से कहां आ जाएगा, n इक्वल टू 1 पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करने जा रहे हैं, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे।
अब हमारे पास फार्मूला क्या था, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये था हमारे पास। यहां से हम लेमडा की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो आर की वैल्यू आप याद कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ आर इज 1.09 into 10 to the power minus 7, 1.09 into 10 to the power minus 7 पर मीटर। ठीक है, इसको वैल्यू को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर। जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर 1 होता है 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। तो दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 1 अपॉन लेमडा आर। 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 माइनस 1 3 अपॉन 4। सिंपल। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन आर 4/3। हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। हाँ, तो यहां पे अब क्या करेंगे आप, 1 अपॉन आर की वैल्यू अपने दिमाग में याद रखेंगे। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू होता है 911 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 911 एंगस्ट्रॉम। तो आपको आर की वैल्यू ये याद करने की जरूरत नहीं। आप याद क्या करेंगे, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे देखिए लेमडा की वैल्यू ये है 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन आर की वैल्यू 911 रख देंगे। कितना रख देंगे, 911। तो यहां से आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो बात हो गई जब क्या हो रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है। किससे, 2 से 1 पे आ रहा है। अगर वही मैं कह दूं आपसे कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 3 से किस पे आ रहा है, एनर्जी लेवल 1 पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम वही चीज z इक्वल टू आप 1 लेंगे, n2 इज इक्वल टू 3 लेंगे, n1 इज इक्वल टू 1 लेंगे। आपके पास फार्मूला क्या है, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर की वैल्यू नहीं लिखना है, r इंटू 1। ये आपका 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 माइनस 1 8 अपॉन 9। तो लेमडा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू 9 अपॉन 8 और लेमडा इज इक्वल टू हाउ मच, 9 अपॉन 8 इंटू 911। क्यों, 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या बताया मैंने, 911। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 1216 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। कितनी आ जाएगी, 1216। चलो अगर वही मान लेते हैं, क्या हो रहा है कि n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू कहां पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 पे जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 1 अपॉन लेमडा आर, z की वैल्यू 1 ही तो r हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 1 15 अपॉन 16। तो दिस कैन बी रिटन एज लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू 16 अपॉन 15। रिवर्स कर दिया हमने। तो लेमडा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 911 इंटू 16 अपॉन 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि लेमडा की वैल्यू और कम होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है वैसे वैसे लेमडा की वैल्यू क्या होती है, घटती है। जैसे जैसे एनर्जी लेवल दूर से आएगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा E इज इक्वल टू होता है hc अपॉन लेमडा। मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेमडा वेवलेंथ। जैसे एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ घटेगा, जैसे एनर्जी घटेगी वेवलेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है।
धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, 2 से कहां पे चली गई, 3 पे। तो आप देखेंगे 2 पे कितनी थी, -3.4, 3 पे कितनी है, -1.51। तो -1.51 क्या है, -3.4 से ज्यादा है। तो इसलिए कह रहे हैं जब एनर्जी लेवल ज्यादा हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ बाय यूजिंग स्पेक्ट्रम फार्मूला। अब बात आएगी सर ये जब शॉर्ट ट्रिक था ये, तो आपने यही क्यों नहीं बताया, इतना एक्सप्रेशन क्यों दे दिया आपने। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो आपसे कह दिया कि n2 से n1 आया, n3 से n1 आया, इस कंडीशन में इतनी एनर्जी उसने एमिट करी, तो उस कंडीशन में तो आपको फाइंड आउट कर ली। लेकिन अगर वही एनर्जी ना दे तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी फर्स्ट, लेटर ऑन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसलिए सारी चीजें डिटेल में जानना बहुत ही जरूरी था। आई होप कि आपको ये सारा चीजें समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बाय कमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।